गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट थर्ड टोपी शुक्ला का पेज नंबर 34 अभी हम देखेंगे। जैसे कि हमने पेज नंबर 33 पर देखा कि किस प्रकार से इप्पन की दादी का जो ब्याह था वो 10 बरस में ही ब्याही गई और मौलवी के घर ब्याही गई। उसका ब्याह लखनऊ में मौलवी के घर हुआ, यानी वहीं पर उसका ससुराल था। परंतु मायके की जो यादें हैं वो यादें मात्र उन्होंने संजोग कर रखी थी। तो आगे देखो कि इप्पन की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, यानी उसके घर में कोई पूजा पाठ करने वाला नहीं था, बल्कि एक ज़मींदार की बेटी थी, यानी वो ठाकुर की बेटी थी। बहुत अमीर घराने से थी। वो दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहाँ से आया करता था। तो यह असामी यानी जिसे हम मुवक्किल कहते हैं, यानी ग्राहक, उसे हम क्या कहते हैं, असामी। तो उनके यहाँ से जी भर के जो दूध दही घी हांडियों में आता था वो जी भर के खाया करती थी। बस मायके जाती तो लपड़ छपड़ जी भर के खा लेती। लखनऊ आते उन्हें फिर मौलवीन बन जाना पड़ता था, क्योंकि मौलवी के घर ये दूध दही घी नहीं खाते हैं। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे न मौका, बस मौलवी ही बने रहते थे। तो उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि दिन रात उसके जो पति देव थे वो दिन रात क्या प्रार्थना करते थे, भगवान की पूजा पाठ करते थे। उसे कतई अच्छा नहीं लगता था कि भाई इतनी ही भगवान की सेवा करना इतना भी अच्छा नहीं है। थोड़ा वक्त अपने स्वयं के लिए अथवा मनुष्य जाति ने स्वयं के साथ साथ दूसरों के लिए भी वक्त देना चाहिए। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजफ, तो बिगड़ गई। बोली, ए बेटा, जौन तू से हमरी लाश न संभाली जाए तो हमरे घर भेज दियो। तो इस प्रकार से यहाँ पर अभी जो इरफान की दादी है वो दादी अभी उसकी उम्र हो चुकी है। तो इस उम्र के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है कि वो किस प्रकार से अपने मायके में उसका व्यवहार किस प्रकार से था, परंतु ससुराल में वो सदा बेचैन रहती थी, क्योंकि मायके जैसी सिमिलैरिटी ससुराल में नहीं थी। बिल्कुल ऐसे इच्छा मारकर बड़े दबाव से उसे ससुराल में रहना पड़ता था। और जब वो मरने लगी तो उनके जो बेटे थे, तो बेटे ने, यानी बेटे कौन, इप्पन के पिताजी ने पूछा कि तुम्हारी लाश करबला जाएगी या नजफ, यानी उनका जो इस्लाम धर्मियों का जो पवित्र स्थान होता है। तो बोले करबला भेजो तुम्हारी लाश क्या नजफ। तो वो चिढ़ गई, बिगड़ गई थी, क्योंकि वो भी खुद को अगर हिंदुस्तान में रहती थी तो उसे हिंदुस्तानी ही परंपराएं अच्छी लगती थी। तो बोली कि बेटा, जौन से हमारी लाश ना संभली जाए तो हमारे घर भेज दियो। तो बोले अगर तुझसे मेरी लाश संभाली नहीं जाती है ना तो मुझसे पूछ मत कि करबला लिए जाए या नजफ, तो क्या कर, मेरे मायके मेरी लाश भेज दे। बोले वो बराबर कर देंगे उन्हें जो करना है। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें यह याद नहीं रहेगा कि अब घर कहाँ है, यानी कम से कम वो मौत के करीब ही पहुंच चुकी थी। अभी बेटा तो यहाँ पर ये जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा, पैसेज पढ़ा, तो यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है कि इप्पन की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी। तो क्यों जाना चाहती थी, सिंपली है यहाँ पर कि उसका जो ससुराल था मौलवी का था और पीहर में उसे बड़ी स्वतंत्रता थी, है ना। तो किस प्रकार से हम लिखेंगे कि इप्पन की दादी एक ज़मींदार की बेटी थी। देखो यहाँ पर शुरुआत में ही है, तो ये जो है ना ये 2 का आंसर है। तो इप्पन की जो दादी थी वो ज़मींदार की बेटी थी, दूध दही खाती हुई आई थी, है ना, यानी उसके घर में हर तरह की उसे आज़ादी थी। घर में घी दही की कमी नहीं थी,
परंतु लखनऊ में उसे यह सब नसीब नहीं होता था। यहाँ मौलवीन बनकर रहना पड़ता था, अपनी बोली पर भी नियंत्रण करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पर उर्दू भाषा बोला करते थे। ये हमने पहले पढ़ा, वो पॉइंट भी हम ले सकते। और इन्हीं सब कारणों से वह क्या करती थी, पीहर जाना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पर उसकी ख्वाहिशें बिल्कुल दब कर रह गई थी। तो इस प्रकार से वो बूढ़ी बन चुकी थी और मौत उसके सिर पर थी, और इसलिए बूढ़ा होने के बाद कुछ याद नहीं रहता है, उस प्रकार से उसका स्वभाव हो गया था। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन का हो चुका है। तो इस प्रकार से उसके जो मायके वाले थे, मायके वाले कराची निकल गए थे, और मायके का जो घर था उनका वो कस्टोडियन में था। अब यहाँ नीचे उसका अर्थ दिया है कि जिस संपत्ति पर किसी का मालिकाना हक ना हो उसका संरक्षण करने वाला विभाग, यानी सरकार के हद में उनका घर चला गया था। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती है। तो इस प्रकार से वो भूल गई थी कि उसका मायका कस्टोडियन में चला गया है या नहीं, उसे कुछ पता नहीं था। उस वक्त मनुष्य अपने सबसे ज़्यादा खूबसूरत सपने देखता है, यह कथाकार का ख्याल है, क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है। और इस प्रकार से यहाँ पर राही मासूम रजा कहते हैं कि वो अभी तक मृत्यु की शैया में नहीं थी, और इसलिए उसे उसका मायका याद आ गया। इब्बन की दादी को भी अपना घर याद आ गया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था, यानी उसका जो घर था पूरब की तरफ, तो उसका नाम क्या था, कच्ची हवेली। कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी की बनी थी। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़ याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था। बीजू पेड़ यानी आम की गुठली उन्होंने वहाँ पर लगाई थी, ज़मीन में गाड़ी थी, और उससे वो पेड़ आया था। और वो पेड़ कौन सा था, दशहरी आम का था। वो याद आया उसे, उसने अपने आंगन में क्या लगाया था, याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था, और जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। ऐसी छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीज़ें याद आई, और इस प्रकार से उसे बहुत सारी बातें अचानक याद आने लगी थी। वह इन चीज़ों को छोड़कर भला करबला या नजब कैसे जा सकती थी। और इस प्रकार से उसे इतनी प्यारी प्यारी यादें आ गई। उन्होंने लगाया हुआ जो पुराना पेड़ दशहरी आम का, तो ऐसी प्यारी यादें वो छोड़कर वो नजब और करबला कैसे जाएगी, वहाँ क्यों दफनाया दिया जाएगा उसे तो बस अपने ही शहर में दफनाने की उसकी ख्वाहिश थी। तो ये जो मैंने पैसेज पढ़ा ना, तो इसमें बेटा इस पैसेज में ये जो पैसेज है ना, सेकंड पेज नंबर 34 का, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है कि इब्बन की दादी के मायके का घर कस्टोडियन में क्यों चला गया था, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं ये पैसेज पढ़ने के बाद कि इब्बन की दादी पूरब में किसी जगह की रहने वाली थी। वह तो ब्याह कर लखनऊ आ गई, मगर विभाजन के समय उसके मायके के लोग अपना घर छोड़कर पाकिस्तान चले गए। जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ था ना, उस वक्त की ये कहानी है। पीछे बचा उनका घर लावारिस हो गया, और अतः वह कस्टोडियन में चला गया था, यानी पाकिस्तान के कराची में चले गए थे वो, और फिर उनके घर में कोई उत्तराधिकारी नहीं था, और इसलिए वो घर सरकार ने ले लिया था, है ना। तो इस प्रकार से ये इतने से ये जो मौत सिर पर थी इसलिए वो याद नहीं। अब घर वाले कराची में है और घर कस्टोडियन का हो चुका है। तो कस्टोडियन शब्द से हमें याद आता है कि भारत पाकिस्तान जो विभाजन हुआ था उस वक्त इनके जो घर वाले थे वो पूरब की रहने वाली थी, और लखनऊ में उसका ब्याह हुआ था, तो अपना मायका छोड़ कर आई थी, परंतु भारत पाकिस्तान के विभाजन की वजह से उसके जो मायके वाले थे वो कराची में यानी पाकिस्तान में निकल गए थे, और मात्र उनका घर सरकार ने जब्त कर लिया था, कस्टोडियन में ले लिया था। तो इस प्रकार से 11 का आंसर हम लिख सकते हैं। अभी देखो आगे देखो, वो बनारस के फातमैन में दफन की गई, क्योंकि मुर्तजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं पर हुई थी।
यानी इस प्रकार से उसका मायका भी बनारस में ही था और वहीं पर उसका जो बेटा है यानी इप्पन के पिताजी मुर्तुजा हुसैन की पोस्टिंग भी वहीं पर हुई थी। और जब वह पोस्टिंग हुई तब इप्पन की दादी की मृत्यु हो गई और उसे फातमेन में दफना किया गया। यानी उसकी जो इच्छा थी वो इच्छा उसकी अभी पूर्ण हो गई थी। समझ में आ रहा है आपको? यानी पोस्टिंग यानी नौकरी की वजह से उनका तबादला हो चुका था। तो बात इस प्रकार से है कि इप्पन स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीबी का देहांत हो गया। इप्पन की दादी बीबी कहीं जाती थी। तो इस प्रकार से वो स्कूल गया हुआ था और स्कूल के चपरासी ने उसे खबर दी कि उसकी दादी की मृत्यु हो गई है। इप्पन तब चौथे में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। और ये उस वक्त की कहानी है जब इप्पन चौथी कक्षा में पढ़ता था और उस वक्त उसका टोपी भी उसका दोस्त बन चुका था। इप्पन को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपनी अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी, अभी यहाँ पर बाजी का अर्थ देखो नीचे दिया है बड़ी बहन, और छोटी बहन नुजहत से भी था, परंतु दादी से वह ज़रा ज़्यादा प्यार किया करता था। अम्मी तो कभी कभार डांट मार लिया करती थी। बाजी का भी यही हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी, है ना, कचहरी यानी कोर्ट यानी न्यायालय समझकर फैसला सुनाने लगते थे। नुजहत को जब मौका मिलता उसकी कापियों पर तस्वीरें बनाने लगती थी। यानी इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया कि उसका परिवार किस प्रकार से था। उसकी दादी थी, माता थे, पिता थे, बड़ी बहन थी, छोटी बहन नुजहत थी, और वो किस प्रकार से थे ये यहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि दादी उसे बड़ा प्यार करती थी, अब्बू अम्मी भी प्यार करते थे, और छोटी बहन जो नुजहत थी तो वो क्या करती थी, उसके कापियों पर चित्र निकाला करती थी। और उसके जो पिताजी थे, पिताजी तो न्यायालय समझकर हमेशा डांटते रहते थे। उसकी बड़ी बहन भी उसे डांटा करती थी और पिताजी हमेशा फैसला ही सुनाते थे। तो इस प्रकार से उसे बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। वो रात को भी उसे बहराम डाकू, अनार परी, 12 बुर्ज, अमीर हमजा, गुलबा कवली, हातिम ताई, पंचफुल्ला, रानी की कहानियाँ सुनाया करती थी। तो ये जो पुरानी कहानियाँ हैं ये बहुत ही दिलचस्प कहानियाँ हैं। मैंने भी हातिम ताई की कहानी सुनी है और यहाँ इस पर तो मूवी भी है पुरानी, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये सब जो कहानियाँ हैं तो ये इप्पन की दादी उसे सुनाया करती थी। उसके बाद ही इप्पन सोता है और कहानी की जो शुरुआत देखो कैसे करती थी दादी कि सोता है संसार, जागता है पाक, परवर दिगार, पाक यानी पवित्र यानी भगवान, यानी जब संसार सो जाता है और तब ईश्वर जागता है। आँखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती, कि मैंने तो ये कहानियाँ कभी मेरे आँखों से देखी नहीं है, परंतु मैं जैसे तुम्हें दादी बनकर सुना रही वैसे ही मेरे पुरखों ने, मेरे दादा ने मुझे सुनाई है। कानों की सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। तो इस प्रकार से मुल्क यानी देश, तो ऐसी कहानी की शुरुआत करती थी कि अभी एक देश में एक बादशाह रहा, और इस प्रकार से आगे की कहानी बताती थी। अभी आगे की क्लिप में हम पेज नंबर 35 पढ़ेंगे।